हेलो दोस्तों, अशोका पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 4 देखने वाले हैं पाठ्यक्रम। और आपको पता होगा कि हमने पार्ट 3 तक कर लिया था। ठीक है, पार्ट 3 में हमने क्या किया था, जीएस के जो यूपी पीसीएस में मेंस का जो पाठ्यक्रम है उसमें जीएस 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 जीएस के पेपर प्लस साथ में हमने हिंदी किया था जो समान हिंदी मेंस में आती है 150 नंबर की वो, और साथ में ऐसे। तो इन सब का जो हमने पाठ्यक्रम, इनका पैटर्न, इनके जो है क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो सारी चीज़ें हमने बता रखी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखी जाए कि पार्ट 3 में हमने सारी चीज़ें करा दी हैं। प्री का भी कराया हुआ है, प्री का पाठ्यक्रम क्या है, और मेंस के मैंने अभी जैसे बताया कि जीएस 1, 2, 3, 4 एंड हिंदी प्लस ऐसे, तो ये सारे हमने करा दिए। अब पार्ट 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पार्ट 4 में जीएस का 5 और जीएस नंबर 6 जो यूपी स्पेशल आता है, अगर आप इधर देखोगे तो जीएस का 5 का पाठ्यक्रम और साथ में जीएस का 6। ठीक है, तो ये हम लोग जो है करने वाले हैं जिसमें यूपी स्पेशल पाठ्यक्रम है। ठीक है, आपको पता होगा कि 2023 में, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो 2023 में पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था जिसमें क्या किया गया था कि जो वैकल्पिक विषय होता था, ठीक है, वैकल्पिक विषय, उसके स्थान पर जीएस का जो जीएस का 5 नंबर जो पेपर है और जीएस का 6 नंबर पेपर, ये दो पेपर वैकल्पिक विषय के जो दो पेपर होते थे, ठीक है, उसके स्थान पर लाए गए। मतलब अब वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है, अब ये दो प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। तो पहली बार 2023 में इसका पेपर हुआ था जीएस 6 और जीएस 5 का। ठीक, 2024 में हो गया और 2025 में हो गया। तो ये 3 साल जीएस 5 और 6 के पेपर हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देता हूँ। जो भी अभ्यर्थी नए हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अशोका पीसीएस के नाम से। यहाँ आप देखोगे, इसको आप स्कैन भी कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फ़ोन से स्कैन करोगे तो ये आपको स्कैनर दिख जाएगा। तो इसको आप स्कैन करोगे तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें सीधा ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ हमने क्या किया है कि जो ये पाठ्यक्रम हमने लिखा हुआ है ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एक छोटी सी सलाह ये भी है कि आप जब भी पाठ्यक्रम देखना शुरू करें, मान लीजिए अपने मन से देखना चाह रहे हैं, तो पहले एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो देखने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने जीएस 1, 2, 3, 4 में कुछ प्रश्न भी लगाए थे, कुछ जो मेंस के प्रश्न हैं उनको भी बताया था किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो यूपी पीसीएस का मेंस है उसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक 8 मार्क्स का आता है और दूसरा आता है 12 मार्क्स का। तो जो 8 मार्क्स के प्रश्न होते हैं वो 10 होते हैं, जो 12 मार्क्स के प्रश्न होते हैं वो भी 10 होते हैं। ये 125 शब्दों में एक प्रश्न लिखना होता है, ठीक, और ये लिखना होता है 200 शब्दों में। ठीक, अगर आप टोटल करोगे तो ये 1250 शब्द 8 मार्क्स वाले, 10 प्रश्नों का टोटल 1250 शब्द, और जो 12 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, जो 12 मार्क्स के आते हैं 10 प्रश्न, वो उनको लिखना होता है 2000 शब्द टोटल। यानी 10 प्रश्न आप लिखोगे तो 2000 शब्द हो जाएंगे। तो दोनों प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न पत्र में 3250 शब्द, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कितने घंटे में, 3 घंटे में। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 3250 शब्द लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप एक बार काउंट कर लो। जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, ठीक है, A4 साइज कॉपी में बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये A4 साइज कॉपी, आप अगर इसमें लिखते हैं ऐसे ऐसे, अब आप एक बार ये भी चेक कर लीजिए, अगर आप बड़े अक्षर में लिख रहे होंगे तो हो सकता है 100 शब्द आपके एक पेज में ना आए, या आप छोटा शब्द लिख रहे हो तो हो सकता है आधे से थोड़ा ज़्यादा पेज में 100 शब्द आ जाएँ। तो आप अपने राइटिंग के हिसाब से, अपने मतलब कि जो आपकी राइटिंग के आकार है, मतलब उस अक्षर का आकार, उसके हिसाब से आप एक बार काउंट कर लीजिए कि हमारा कितने पेज में 100 शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अगर एक पेज में आ जाते हैं तो आपको 125 शब्द लिखना है, यानी 2 पेज में आपका एक पेज पूरा भर जाएगा, और दूसरा जो पेज होगा उसमें अगर 125 शब्द लिख रहे हैं तो यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 200 शब्द लिख रहे हैं तो एक पेज में आपका 100 शब्द, दूसरे पेज में 100 शब्द। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने पेज हमको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, हालांकि हम जो है आगे कराएंगे भी, कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे। और हमारा जो दूसरा चैनल है अशोका आईएएस के नाम से, अशोका आईएएस, ठीक है, वो मेन चैनल है। इसमें हम लोग यूपीएससी के बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़, वहाँ पे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वहाँ पे कुछ डेली टारगेट्स भी चलते हैं। ठीक है, और वो डेली टारगेट्स आपको भी फॉलो करने के लिए हमने बताया था, पहले भी वीडियो में बताया था और फिर से बता रहे हैं कि डेली टारगेट्स वीडियो हैं जिसमें हम लोग अभी से 2027 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इसको फॉलो करेंगे तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा कि डे 1 से हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। डे 1 में हम कुछ टॉपिक्स देते हैं आपको,
और आपको उसको तैयार करना होता है। तो चलिए, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। और अगर आप जो है और भी जानना चाहते हैं तो हमारा अशोका IAS जो मेन चैनल है उसमें नीले कलर का लोगो, यहाँ ऑरेंज कलर का है, वहाँ नीले यानी ब्लू कलर में आपको लोगो दिख जाएगा। नॉर्मली आप सर्च करोगे यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आपको ये जो टारगेट्स वाले वीडियोज हैं इसमें पता चल जाएगा कि हम टारगेट्स में कराते क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो वहाँ आप देखना, समझना और कोशिश करना कि उसको फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी 2 ही वीडियो पड़ी हैं उसमें। हमने UPSC के जो प्रीलिम्स है जो अभी हुआ था 24 मई को, ठीक, तो उसमें हमने जो उससे पहले हमने 65 दिन का प्रोग्राम चलाया था उसमें डेली टारगेट का, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। हालांकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार IAS का, तो थोड़ा सा मुश्किल हुई भी है हिंदी माध्यम के लोगों को, लेकिन हमने 65 दिन का प्रोग्राम चलाया था तो काफ़ी हेल्प मिला था। तो कई सारे अभ्यर्थी हमें स्पेशली मैसेज और ईमेल कर रहे थे कि सर फिर से टारगेट वाली वीडियो लेकर के आइए। तो हम लोग अशोका IAS में वो वीडियो डेली डाल रहे हैं। और अशोका PCS के जो भी अभ्यर्थी हैं जो एक्चुअल में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वो UPSC को भी ध्यान में रखते हैं ना, UPSC प्लस UP PCS, ये प्लस UK PCS भी देख लेते हैं उत्तराखंड। तो अगर आप ये तीनों चीज़ फॉलो कर रहे हैं, मतलब तीनों आपका टारगेट है, तो आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है, अशोका IAS चैनल को। तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं सीधा अपने जो है टॉपिक पे कि हमें जो समान अध्ययन 5 है, जो GS पेपर 5 है, उसका पाठ्यक्रम देखना है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये पाठ्यक्रम समझ लीजिएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम समझ लिया तो आपकी जो तैयारी की दिशा है वो तय हो जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। पाठ्यक्रम आपको यही बताता है कि आप जब पढ़ें, अब आप UP स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये पाठ्यक्रम ध्यान रहेगा, ये पाठ्यक्रम आपको पता रहेगा, तो आप जब भी UP स्पेशल पढ़ेंगे तो ये मुद्दे आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, ठीक, ये पॉइंट में दिया हुआ है। इसमें क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों सहित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास का अवलोकन। कुल मिला के आपको इतिहास उत्तर प्रदेश का पढ़ते समय ध्यान रखना है कि हमें उत्तर प्रदेश की सभ्यता ध्यान रखनी है, संस्कृति, प्राचीन नगर और उनका महत्व क्या है, उनका अवलोकन क्या है, उनका उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या क्या महत्व रहा है, उन शहरों का, उन प्राचीन नगरों का, ठीक है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, यानी ये भी कला संस्कृति से संबंधित विषय वास्तुकला, जिसमें उस वास्तुकला का महत्व एवं रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व, ठीक, ये ध्यान रखना। अब शब्दावलियाँ जिनको न समझ में आए कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं शब्दावलियों के लिए जो पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप कमेंट करिएगा कि सर ये शब्दावली नहीं समझ में आई, ये शब्दावली नहीं समझ में आई। हालांकि आप खुद से भी अगर सर्च करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप मान लो अब लेखागार नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कई सारे ग्रामीण क्षेत्र के नए अभ्यर्थी उनको अब लेखागार पहली बार सुनने में आ रहा हो, या पुरातत्व क्या होता है। तो ये सर्च करके आप खुद से भी जो है कोशिश किया कीजिए कि ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। नहीं समझ में आती आप कमेंट कीजिए, हम लोग एक अलग से वीडियो ला करके वो शब्दावली आपको बता देंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम। अब आपने प्राचीन उत्तर प्रदेश के विषय में समझ लिया, पुरातत्व समझ लिया, पुरातत्व कह रहे हैं वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला उत्तर प्रदेश का। तो अब स्वतंत्रता संग्राम में क्या समझना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, कुल मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान समझना है। अगला है सुविख्यात व्यक्तित्व। बहुत सारे व्यक्तित्व रहे हैं, जैसे गांधी जी एक व्यक्तित्व है, वो गुजरात से आते थे। ऐसे उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उनके बारे में पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है। अगला है, अब ये देखिए, ये जो 4 पॉइंट थे ये इतिहास से संबंधित है, 1, 2, 3 और 4, ठीक। अगला पॉइंट है ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, यानी आपको अब सोसाइटी के बारे में या समाज के बारे में पढ़ना है। तो सामाजिक संरचना किनकी, ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, जनजातीय क्षेत्रों की जो सामाजिक संरचना वो किस तरह की है, ये कैसी है, ठीक। दूसरा त्यौहार, यानी जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, मेले हैं, ठीक, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन यानी टूरिज्म भी आपको इसी में समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटी है वो समझना है, शासन प्रणाली समझना है उत्तर प्रदेश का, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद में अंतर होता है, ठीक है। फिर केंद्र राज्य संबंध भी देखना है, ठीक, ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया। अगला पॉइंट है लोक सेवा।
तो लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है वो देखना है, समझना है, ये क्यों बनाया गया था, क्या काम है इसका, ये सारी चीज़ देखनी है। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ें इसमें क्या ना पढ़ें, तो मैंने आपको पहले बताया कि 2023 में इसका पहले बार पेपर हुआ, 2024 में हो गया, ठीक है, 2025 का भी मेंस हो गया अभी मार्च में, ठीक है। तो आपको इनके पेपर उठाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर देखना है कि इससे सवाल आया है कि नहीं आया, तब तो आप समझ पाओगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। थोड़ा सा PYQ देखना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो लोक सेवा आयोग समझना है, लेखा परीक्षा देखना है, ये सब पॉलिटी के सेक्शन है जो यूपी स्पेशल में पढ़ना है आपको। महाधिवक्ता जैसे जो है भारतीय संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान है, वैसे राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय उसके विषय में पढ़ना है, तथा उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्राधिकार किसका, लोक सेवा का, ठीक है, इनके जो क्षेत्राधिकार हैं उनको देखना है। यहाँ ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, माफ कीजिएगा लोक सेवा नहीं, या उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्राधिकार देखना है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का राज्य विशेष पढ़ना है, जिसमें राजभाषा, संचित निधि उत्तर प्रदेश की, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल यानी जो पार्टीज हैं, पार्टियां हैं ना, वो देखना है, एवं राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे हमारा निर्वाचन आयोग है पूरे भारत देश के लिए, वैसे राज्य का निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज चुनाव कराता है, ठीक है। तो उनके विषय में देखना समझना है कि कैसे ये इनका गठन है, संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका, ये सारी चीज़ें समझनी है और पढ़नी है। आगे चलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, मतलब स्थानीय स्वशासन में संबंधित मुद्दे जो हैं, अधिकार संबंधी मुद्दे, उनको देखना समझना है, ठीक। ये सारे पॉइंट समझ लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप आसानी से अपने जो पढ़ाई की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम से ही तय हो पाता है, ठीक। हमने GS 1 2 3 4 को हमने पार्ट 3 में पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी अभी पहली बार आ रहे हों तो पहले हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए आप। अगला पॉइंट है सुशासन, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या पढ़ना है आपको, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर। अब लोकायुक्त जैसे अपना भारत के लिए लोकपाल है, वैसे राज्यों के लिए लोकायुक्त हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, फिर समाधान योजना, ये सारी चीज़ें देखनी समझनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सुशासन या गवर्नेंस। अगला पॉइंट है भूमि सुधार। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव देखना है, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया भूमि सुधार से संबंधित टॉपिक। ये पाठ्यक्रम के ही भाग हैं, तो ध्यान रखना कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या पाठ्यक्रम में, वो सारी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अगले पॉइंट में चलते हैं। फिर यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधी मुद्दे, जो सिक्योरिटी संबंधित मुद्दे हैं, सिक्योरिटी संबंधित मुद्दे उनको देखना समझना है, ठीक है। जैसे भारतीय संदर्भ में देखा जाता है ना इंटरनल सिक्योरिटी, वैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है। आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी है, तो बहुत सारी हैं। आप सोनभद्र जिला जानते होगे, उत्तर प्रदेश के अगर पूर्वी क्षेत्र में जाओगे तो आपको एक जिला मिलेगा सोनभद्र, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो ध्यान रखिए, सोनभद्र, ठीक है। ये ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर आप इधर देखोगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, इधर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़, इधर देखोगे तो झारखंड, इधर देखोगे तो बिहार, और यूपी से तो लगा ही है ये, यूपी का जिला ही है तो यूपी का हो गया। तो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब मान लीजिए झारखंड में कोई जो है अपराधी या उग्रवाद या नक्सलवाद चीज़ें फैलती हैं तो उसका प्रभाव इस जिले में भी तो आ सकता है। मान लीजिए यहाँ के जो अपराधी हैं वो यहाँ से सीमा पार करके यूपी आ सकते हैं। तो इस तरह की चुनौतियां रहेंगी उत्तर प्रदेश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा अन्य चुनौतियां भी हैं, वो भी इसमें देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर आप देखना चाहो कि सिक्योरिटी के मुद्दे पे क्या क्या हमें देखना है। उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, कि प्रसार उग्रवाद का जो रहा है उसका विकास के बीच क्या संबंध है, क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से हमें देखना चाहिए इनको, ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अगला है बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों, यानी जो बाहरी क्षेत्र के हैं, यानी यूपी के बाहर या पूरे देश के बाहर, इसके अलावा राज्य के जो अंदर हैं, इसके अलावा अंतर्राज्यीय सक्रियकों का मतलब हो गया जो मतलब MP में भी मान लो है कोई अपराधी और कुछ दिन बाद यूपी में आ जाते हैं, यहाँ कुछ अपराध करते हैं, फिर चले जाते हैं झारखंड की तरफ। तो इस तरह के जो अंतर्राज्यीय सक्रिय हैं, तो इस तरह की सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, किसकी भूमिका, इन चुनौतियों को पैदा करने में संचार नेटवर्कों की भूमिका, मीडिया की भूमिका और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, इनकी भूमिका क्या क्या है वो समझना है, ठीक है। अगला है साइबर सुरक्षा, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, सुरक्षा बल, संगठित अपराध जो संगठित अपराध होते हैं, और सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ। सीमा सुरक्षा चुनौती जैसे हमने सोनभद्र जिले का उदाहरण दिया आपको, तो सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में
ये उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे उसके संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो सिक्योरिटी वाला मुद्दा है ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पॉज करके एक बार और देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमको समझनी है, पढ़नी है, ठीक। अब मैंने आपको फिर से बताया कि 2023 से लेकर 2025 तक जो मेंस हुआ है उसमें जीएस पेपर 5 का आप क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करो 3 साल का, तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं और हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना है, ठीक है। अगला टॉप मतलब पॉइंट है आपका विधि एवं व्यवस्था तथा नागरिक सुरक्षा, यानी उत्तर प्रदेश में विधि एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन एवं मुद्दे, ये समझना है और देखना है, ठीक। अगला पॉइंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, यानी चिकित्सा या कह सकते हो हेल्थ सेक्टर जो है उससे संबंधित मुद्दे हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं, चिकित्सा सेवाएं कैसी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ना है। अब जैसे आपने हेल्थ पढ़ा तो आपका एक दिमाग चलेगा कि सर एजुकेशन भी होना चाहिए, तो एजुकेशन के पॉइंट लिखा हुआ है शिक्षा प्रणाली। तो उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा प्रणाली का अवलोकन एवं उससे संबंधित मुद्दे, तो शिक्षा संबंधित मुद्दे आपको देखने समझने हैं। अगला पॉइंट है आपका विकास योगदान, भारत के समग्र विकास में, यानी भारत का जो भी विकास हो रहा है उसमें जो है उत्तर प्रदेश का योगदान, ये भी देखना समझना है। और ये सारे टॉपिक आपको करंट से भी जोड़ के देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो करंट भी आपको पढ़ते रहना है। अगला पॉइंट आपका हो गया, आप ऊपर के सारे पॉइंट समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के समसामयिक मामले, यानी आपको करंट अफेयर भी देखना है, उत्तर प्रदेश के हालिया घटनाक्रम, ये भी करंट अफेयर में आ जाएगा आपका। अगला पॉइंट है कल्याणकारी योजनाएं, जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश का क्या क्या योगदान है, ये उत्तर प्रदेश उसको किस तरह से कार्यान्वित कर रहा है, तो वो सारी योजनाएं आपको देखनी है। जैसे मान लो कोई भी भारत सरकार की योजना मान लीजिए आपका ये हो गया आवास योजना जो है, ठीक है, आवास योजना ग्रामीण, आवास योजना शहरी, उसने उत्तर प्रदेश को किस तरह से लाभान्वित किया या उत्तर प्रदेश ने उस योजना को किस तरह कार्यान्वित किया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी समझनी है। तो यहाँ लिखा भी है, देखो आप सही से पढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, यहाँ लिखा ना केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं, तो मैंने जैसे अभी अटल पेंशन योजना हो गई या आवास योजना हो गया, ठीक है, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उनका उत्तर प्रदेश में किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी समझनी है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में एनजीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों संबंधी मुद्दे, योगदान और प्रभाव, ये आपको उत्तर प्रदेश के एनजीओ के संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में पर्यटन, जो टूरिज्म है, ठीक है, टूरिज्म, ठीक, तो ये भी आपको समझना पड़ना है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास संबंधी मुद्दे और संभावनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश में कैसी संभावनाएं हैं टूरिज्म के लिए। जैसे अभी अयोध्या मंदिर बन गया, ठीक है, अभी 3 साल पहले मान लो बना अयोध्या मंदिर, 2 साल पहले, तो उसके बनने से कहीं ना कहीं जो हमारा भारत का नागरिक है वो तो आता ही है मंदिर के दर्शन करने, तो आता तो वो अपने धार्मिक उद्देश्य से है, लेकिन वो जब आता है तो यहाँ के कई सारे जो रेहड़ी पटरी वाले उनको रोज़गार भी तो दे रहा है, भाई आएगा तो रुकेगा तो कुछ खाएगा पिएगा घूमेगा कुछ खरीदेगा भी, तो रोज़गार भी पैदा होता है। तो टूरिज्म बढ़ाने से उनकी संभावनाएं बढ़ने से कहीं ना कहीं रोज़गार की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको ये जो पर्यटन है टूरिज्म वाला उत्तर प्रदेश में ये भी समझना है। मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, आप वृंदावन का भी देख सकते हो। तो धार्मिक नगरियाँ जैसे मान लो काशी है आपका, इसके अलावा जो प्राकृतिक पर्यटन मतलब स्थल है जैसे मान लो पीलीभीत है, तो वहाँ भी लोग आते हैं घूमने टहलने, ठीक है। तो पर्यटन संबंधी मुद्दे आपको समझने पड़ने हैं, ठीक। अगला पॉइंट है आपको उत्तर प्रदेश में नवाचार यानी इनोवेशन क्या है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उससे संबंधित मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव, यानी जब नवाचार हो रहा है, नवाचार का मतलब कोई नई नई चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है। मान लीजिए एरोप्लेन बना, हमारे यहाँ फाइटर जेट भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए रायबरेली में जो रेल कारखाना है तो वहाँ पे नई नई चीज़ें इनोवेट होती ही रहती हैं, तो उसके इनोवेशन से रोज़गार भी पैदा होगा, तो उससे संबंधित मुद्दे आपको पढ़ना ही है। इसका समाज में जो रोज़गार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी देखना समझना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक जो प्रभाव है वो दूसरे ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मान लो 10 रुपये कमाता है, अब उसने इनोवेशन किया, अब उसकी सैलरी होगी 15 रुपये मान लीजिए, तो 5 रुपये जब एक्स्ट्रा होगा तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च भी तो करेगा, तो उसके खर्च करने से समाज के अलग अलग जो संवेदनशील वर्ग है उनको भी रोजगार मिलेगा, उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। जो गरीब व्यक्ति मान लीजिए अभी केवल नॉर्मल कपड़े पहनता था वो भी कुछ नए तरीके के कपड़े पहनेगा, तो कहीं ना कहीं विकास, आर्थिक विकास से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
अब इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा किस तरह से बदलाव होते हैं। हम अभी पाठ्यक्रम पे चर्चा कर रहे हैं तो इसी पे चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका GS 5। ठीक है, GS 5 का इतने ही पॉइंट थे, मैंने 21 पॉइंट आपको बता दिए। अगर आप ऊपर से गिनना शुरू करोगे तो टोटल जो 21 पॉइंट्स थे उत्तर प्रदेश के GS 5 में। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है GS 5 का, उसके 21 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए आपको। ठीक, अब हम चलते हैं GS 6 में, समान अध्ययन 6, जो GS का 6वां पेपर है उसका पाठ्यक्रम देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। ठीक, अब आपको आर्थिक संदर्भ में देखना है उत्तर प्रदेश को, तो अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं देखनी है, बुनियादी ढांचा देखना है एवं भौतिक संसाधनों का महत्व, ये आर्थिक परिदृश्य देखना है यूपी के। कुल मिला के इकोनॉमी वाले पार्ट में आपको यूपी को ध्यान में रख करके चीज़ें देखनी है। इकोनॉमी आप पढ़ते ही हो, उसको संदर्भ देख करके इसको पढ़ो। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। उत्तर प्रदेश में व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र का अवलोकन देखना है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, लोगों के कल्याण, मानव संसाधन और कौशल विकास पहल के लिए योजनाबद्ध विकास, कुल मिला के स्किल डेवलपमेंट आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा लोक कल्याणकारी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार की होती हैं उनको भी देखना है। कुछ योजनाएं ऐसी भी हो सकती है जो राज्य स्तर की राज्य सरकार बनाती है, तो उनको भी तो पढ़ना होगा। तो यूपी स्पेशल के लिए यूपी सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं उनको आप करंट से जरूर जोड़ लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में निवेश, जो इन्वेस्टमेंट आता है उत्तर प्रदेश में उनको समझना है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी मुद्दे और उनका प्रभाव, ये सब करंट के विषय हैं। ठीक है, अगर आप डेली एक अखबार पढ़ते हो तो आप करंट के मुद्दों में ये यूपी स्पेशल में क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कौन सी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, जब वो इन्वेस्ट करती हैं तो किस तरह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, किस तरह से विकास हो रहा है। मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, ठीक है, आपने देखा होगा सैमसंग कंपनी है, सैमसंग, उसने नोएडा में अपना एक स्थान मतलब अपनी एक जो है ब्रांच डाल दी। अब जब वो ब्रांच डालेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसने जब ब्रांच डाली तो यहाँ रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों को यहाँ रहने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं विकास भी करना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हो रहा है और किस तरह से उसका यूपी में, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं ना, तो यूपी के विकास में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगला पॉइंट है लोक वित्त और राजकोषीय नीति। लोक वित्त और राजकोषीय नीति, ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। तो लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति समझना है। कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, ये काफ़ी चर्चा में था 2023-24 में, बल्कि 2022 से 23 में काफ़ी चर्चा में था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में था, इसको देखना समझना है। अगला पॉइंट है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन, ये समझना पड़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट में अगर जाएं तो हम लोग उत्तर प्रदेश की जनांकिकी और जनसंख्या देखना है। तो उत्तर प्रदेश की जनांकिकी और जनगणना विवरण मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया, 2011 की जो जनगणना है अब वो काफ़ी पुरानी हो गई है, अब नई आने वाली है 2026-27। ठीक है, 2026-27 की जो जनगणना आएगी उससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि करंट का मुद्दा पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनांकिकी और जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की जनांकिकी और जनगणना विवरण, क्योंकि यूपी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है और यहाँ बहुत सारे मुद्दे भी हैं जनगणना से जुड़े हुए। तो वो सारे मुद्दे आपको अभी हाल ही में जब ये जनगणना जारी की जाएगी या शुरू तो हो ही गई है, लेकिन जब ये इसके आंकड़े आएंगे तो बहुत सारे प्रश्न इससे बनेंगे। तो ध्यान रखना जब तक नए आंकड़े नहीं आ रहे तो आप 2011 के मुख्य आंकड़े पता होने चाहिए आपको, जैसे लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व क्या है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। किस जिले में कितना लिंगानुपात है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है कृषि व्यवसायीकरण। अब जो एग्रीकल्चर संबंधित विषय है वो पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन, ये देखना समझना है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का अद्यतन, अद्यतन का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वानिकी नीति, जो फॉरेस्ट नीति है वानिकी नीति, उसको देखना समझना है। मतलब जो नई नीति है उसके संबंध में आपको चीज़ें समझनी है। तो उत्तर प्रदेश के अद्यतन वानिकी नीति एवं महत्व, उसको समझना है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी, यानी सतत विकास संबंधी पहल और उनकी भूमिका। ये सब वानिकी मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित विषय हैं ये। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कृषि विविधता और समस्याएं। मतलब कृषि विविधता मतलब कई तरह की कृषि फसलें हमारे यहाँ होती हैं, जैसे धान हो गया, ठीक है, गन्ना भी होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक, मूंग भी हो रही है। तो अलग अलग जो है कृषि फसलें हो रही है, तो विविधता बहुत है, कृषि विविधता बहुत है, तो उसको समझना पड़ना है। ठीक है,
ये तो हमने कुछ उदाहरण दिए और उनमें समस्याएं क्या क्या हैं वो देखना समझना है। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट कृषि चुनौतियां एवं उनके समाधान भी आपको पढ़ने हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के विकास सूचकांक। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक बहुत सारे इंडेक्स आते हैं यूपी के लिए। एक तो नेशनल लेवल पे होता है और एक यूपी के लिए भी होता है कि जिला विशेष के लिए बनाया जाता है कि कौन सा जिला ज़्यादा विकास कर रहा है या किस जिले में क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए जो विकासीय सूचकांक आते हैं ये सब करंट के विषय हैं, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 पॉइंट तो आपके कृषि के हो गए ये वाले, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया विकासीय सूचकांक। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का भूगोल। आपको ज्योग्राफी भी देखनी है। भौगोलिक स्थिति क्या है यूपी की, उच्चावच यानी ऊपर नीचे जैसे कोई जगह है तो उसको देखना, संरचना उसकी देखनी है एवं संरचना। फिर जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाद प्रणाली मतलब नदियों का जो तंत्र है उत्तर प्रदेश में उसको समझना है, प्लस वनस्पति, ठीक है। तो इतना आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क हैं एवं वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उत्तर प्रदेश में संरक्षण और जैव विविधता के प्रमुख स्थल ये देखना समझना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको देखना है कि उत्तर प्रदेश की परिवहन अवसंरचना उसका अवलोकन, ठीक। अगला पॉइंट में अगर आएंगे तो विद्युत संसाधन एवं औद्योगिक विकास। विद्युत संसाधन एवं औद्योगिक विकास, तो राज्य की ऊर्जा संरचना किस तरह से हमारे यहाँ ऊर्जा संरचना यूपी में, और औद्योगिक विकास इसको समझना है, ठीक। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे। जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है। तो प्रदूषण चुनौतियाँ क्या क्या हैं, पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका क्या है। आपको पता होगा एक राज्य स्तरीय बोर्ड होता है प्रदूषण के लिए, एक होता है राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जैसे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ना, NPCB, ठीक है। और एक होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो स्टेट के लिए हर स्टेट में होगा, तो यूपी के लिए जो बना है UPSPCB, उसके बारे में समझना पड़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मृदा, जल, वन, घास के मैदान एवं आर्द्र भूमियाँ। अभी आपको पता होगा कि यूपी में आर्द्र भूमियाँ सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु के बाद, ठीक है, जो रामसर स्थल में शामिल है। तो इस समय काफ़ी चर्चा में है यूपी की आर्द्र भूमियाँ, जो वेटलैंड्स हैं जो रामसर स्थल में शामिल की जाती हैं, तो काफ़ी चर्चा में रहती है। तो इनको करंट से जोड़ के पढ़ना है। इसके अलावा यूपी में मृदा किस तरह की है, जैसे जलोढ़ मृदा हमारे यहाँ पाई जाती है, जल कैसा है, वन कैसा है, घास के मैदान कितने हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना समझना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान। अब आपको जलवायु के बारे में भी समझना है, मौसम के बारे में भी समझना है यूपी के संदर्भ में। ध्यान रखना यूपी स्पेशल पेपर है GS5 और GS6, तो हम अभी GS6 की बात कर रहे हैं, GS5 हमने ऊपर बता दिया आपको। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मौसम पूर्वानुमान संबंधी प्रगति, ये देखना समझना है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका अधिवास और पारिस्थितिकी तंत्र। अधिवास का मतलब हो गया पर्यावास, ये कह सकते हो आवास। तो जानवरों के या जीव के या जंगली जीव के जो अधिवास हैं उनको देखना समझना है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, ये देखना समझना है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो मुद्दे हैं, प्रगति है और राज्य विशिष्ट प्रयास हैं, उनको देखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक से संबंधित विषय। अगला पॉइंट है आपको उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन होता है, मछली पालन हो गया, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन, इनके विषय में भी आपको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास पर इनका प्रभाव, मतलब मत्स्य पालन से कौन से मतलब कह सकते हो वर्ग के लोग जुड़े हैं, उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, उनके इस वर्ग में जुड़ने से क्या क्या विकास हो रहे हैं, अंगूर की खेती किस तरह से होती है यूपी में, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी समझनी है। अगला पॉइंट है आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP मॉडल। पब्लिक, निजी मतलब प्राइवेट, और पी का मतलब पार्टनरशिप, PPP मॉडल है। तो उत्तर प्रदेश के विकास में ये PPP की भूमिका क्या है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका क्या है, ठीक है। तो ये देखना समझना है। आई थिंक आपको GS5 और GS6 ये इतने लास्ट पॉइंट था ये। तो GS5 हमने बता दिया और GS6 बता दिया, ठीक है। तो इनको आपको देखना है, समझना है, और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए आप पाठ्यक्रम मैंने पूरा बता दिया। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वो कट ऑफ की होगी, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करिएगा 1 मिनट। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको।
मैंने आपको पार्ट 1 जो हमने किया था, पार्ट 1 में हमने प्री का पूरा सिलेबस देखा, ठीक, प्रीलिम्स का, जिसमें हमने जो है जीएस का, जो GS1 के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा GS2 जिसे हम सीसैट कहते हैं, प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, ठीक है, सीसैट, इसका हमने जो है पाठ्यक्रम अच्छे से देखा था पार्ट 1 में, ठीक। पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, अगर आप इसी के ऊपर की जो वीडियो देखोगे तो पार्ट 2 भी हमने कराया हुआ है। तो पार्ट 2 में हमने क्या किया था, 4 चीज़ें की थी। क्या क्या किया था, हिंदी किया था, ठीक, ऐसे किया था, फिर GS1 का हमने पूरा पाठ्यक्रम देखा, और GS2 का पाठ्यक्रम देखा, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बनी थी, आप देखना जा करके। फिर हमने पार्ट 3 लेकर के आए। पार्ट 3 में हमने क्या देखा, जो आगे के हैं पाठ्यक्रम GS3 और GS4, ठीक है। ये हमने एथिक्स का जो पार्ट है ये वाला, GS4 भी हमने कवर किया था पार्ट 3 में। और जो आज हमने पढ़ाया पार्ट 4 आपको, उसमें हमने क्या किया है, पार्ट 4, इसमें हमने 2 पाठ्यक्रम आपको बताएं, 2 पेपर के, तो GS5 और GS6, ठीक है। तो ये हमने पाठ्यक्रम पूरा देख लिया। यूपी का पूरा पाठ्यक्रम हमने आपको बता दिया, जो 1600 नंबर का होता है। 1600 का मतलब हो गया आपका 1500 मेंस, ठीक है, और 100 नंबर आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का तो कोई पाठ्यक्रम है नहीं, लेकिन छोटा सा एक पाठ्यक्रम उन्होंने लिख दिया कि हम सामान्य विषय में आपसे इंटरव्यू लेंगे, और उसका अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो। बाकी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1500 नंबर पे। 1500 नंबर मैंने भी आपको बताया भी था शुरू में कि हिंदी 150 की हो गई, ऐसे 150 का हो गया, ये 150 अंक, 150 अंक। बाकी ये जीएस के जितने पेपर हैं वो 200 होते हैं, तो 6 पेपर तो 200 के हो गए, तो ये हो गए 1200, ठीक है। अगर आप देखोगे GS1 से लेकर GS6 तक 1200 मार्क्स का ये हो गया, और ये 150 कितने हो गए, 300 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है। तो 1500 मार्क्स का ये पेपर होते हैं, ये जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना समझना है, और ये 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो 1600 मार्क्स का मेंस होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है। और इसी से आपका चयन होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू। ध्यान रखना कि प्री का जो है नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। प्री केवल क्या है, आपको एंट्री गेट है, किसमें, मेंस में बैठने के लिए। तो प्री का सिलेबस मैंने पार्ट 1 में बताया था, देख लेना, समझ लेना, और तैयारी करना चाह रहे हो तो अच्छे से समझ के पाठ्यक्रम तभी पढ़ो, ऐसे बिल्कुल मत पढ़ो कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। और बाकी इसकी PDF आपको यहाँ टेलीग्राम हमारे चैनल जो है अशोका PCS, उसमें मिल जाएगी, ठीक। तो आज इतने ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।